हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एथिकल गाइडलाइंस इन क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ड्राई है, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एथिकल गाइडलाइंस इन क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च हमारा सब्जेक्ट है, ये फार्म डे 5th ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्लिनिकल रिसर्च में हमें एथिकल गाइडलाइंस बोलकर एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम आंसर देख रहे हैं। ठीक है, वो आंसर को हम सब बिट्स में डिवाइड करें। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, सेकेंड बिट हो गई जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, थर्ड वन हो गया 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल रिसर्च। फोर्थ वन हो गया एथिक्स रिव्यू बोर्ड ERB। ठीक है, फिफ्थ वन हो गया एडिशनल एथिकल कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ वन हो गया क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल। तो अब एक एक को हम देखेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट बिट है ये जनरल इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमें ICMR का कोड मिलता है। ठीक है, ICMR कोड। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन है, इट इज़ अंडर एथिकल गाइडलाइंस। एथिकल गाइडलाइंस में क्या है, फर्स्ट वाला जनरल इंट्रोडक्शन है। जनरल इंट्रोडक्शन में ICMR गाइडलाइंस ICMR कोड है। ठीक है, ICMR कोड का हम उसके बारे में देखेंगे तो क्या मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल। ये ICMR कोड क्या है, प्रिंसिपल्स है ये, प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स है, स्टेटमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स इन बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च के जनरल प्रिंसिपल्स है यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। जब कभी भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को यूज़ करते हैं तो जनरल प्रिंसिपल्स हमें ICMR का कोड बताता है। ठीक है, इन बायोमेडिकल रिसर्च। इसका सेकेंड पॉइंट हो गया कवर्स स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, इट कवर्स स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च इन स्पेशलाइज्ड बायोमेडिकल एरियाज। जो कोई बायोमेडिकल स्पेशलाइज्ड बायोमेडिकल एरियाज में ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को कवर करता है। ठीक है, ICMR कोड है जो बायोमेडिकल एरियाज में स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को कवर करता है। ठीक है, इट कवर्स स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च इन स्पेशलाइज्ड बायोमेडिकल एरियाज। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि दीज प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अपडेट्स। ये जो प्रिंसिपल्स है पीरियोडिकली अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा एथिकल गाइडलाइंस इन क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम देखें जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट बिट है ये जनरल इंट्रोडक्शन। उसके अंदर ICMR कोड देखे हम। ICMR के कोड के अंदर 3 लाइंस लिखे हम, 3 स्टेटमेंट्स दिए हम। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स इन बायोमेडिकल रिसर्च यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि it covers specific principles for research in specialized biomedical areas। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका these principles are subject to periodic updates। ठीक है, इसके सेकेंड बिट में जाएंगे हम जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कौन सी भी रिसर्च होती है उसमें ह्यूमंस अगर आ गए मस्ट एडहर टू 3 प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल्स। अगर आपकी रिसर्च में ह्यूमन सब्जेक्ट्स आ गए, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स आ गए, तो आपको 3 प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट वाला प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल का नेम क्या है, रेस्पेक्ट फॉर पर्सन। आपको पेशेंट की या जो भी है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को रेस्पेक्ट देना होगा। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर
ऑटोनोमी, ठीक है, फ्री एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप, ठीक है, उसको बहुत ही फ्री और उसको इन्फॉर्म करेंगे, रिस्क के बारे में, बेनिफिट के बारे में सब इन्फॉर्म करेंगे, और उसका फ्री विल होगा कि वो जब चाहे स्टडी को छोड़कर जा सकता है, ऐसा, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विथ डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी, ठीक है। सेकेंड, इसका प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल क्या है, बेनिफिसेंस, ठीक है, बेनिफिसेंस। इसके अंदर क्या है, ऑब्लिगेशन टू मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज रिस्क, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेंगे और रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। इसका थर्ड, प्राइमरी जी, इसका थर्ड प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट, ठीक है, जो भी रिस्क और बेनिफिट होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 2 एथिकल गाइडलाइंस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड वाली एथिकल गाइडलाइंस ये है कि 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल रिसर्च। इसके अंदर 12 बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं एथिकल रिसर्च के, ठीक है। 12 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, एसेंशियलिटी, फर्स्ट वाला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी, फिर प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरीनेस एंड इन्फॉर्म कंसर्न, फिर नॉन एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा सबके आगे आगे आप प्रिंसिपल ऑफ लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि एसेंशियलिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी, फिर उसके बाद वॉलंटरीनेस है तो प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरीनेस, ठीक है। फिर थर्ड वाला नॉन एक्सप्लॉयटेशन, फिर फोर्थ वाला प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। फिफ्थ वाला प्रिकॉशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, सिक्स्थ वाला प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। सेवन्थ वाला अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एट्थ वाला, नाइन्थ वाला, टेंथ वाला, 11th वाला, 12th वाला हम देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाला कवर कर लेते जाएंगे हम। फर्स्ट से आते हैं एसेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी में क्या होता है, रिसर्च मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है, फॉर एडवांसिंग नॉलेज एंड बेनिफिटिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो कौन सी भी रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज को एडवांस करने के लिए या ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देने के लिए करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को या प्रॉफिट कमाने ऐसा रिसर्च नहीं करना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी का सिद्धांत है, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरीनेस एंड इन्फॉर्म कंसर्न। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स मस्ट गिव वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसर्न, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो भी होते हैं उन लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो लोग वॉलंटरी आना चाहिए, ठीक है, और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, रिस्क एंड बेनिफिट्स मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। हमें रिस्क और बेनिफिट के साथ साथ रिस्क भी हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए, मस्ट बी एक्सप्लेन रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या करते हैं हम, पार्टिसिपेंट डेटा मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल अनलेस लीगली और साइंटिफिकली जस्टिफाइड, ठीक है। पार्टिसिपेंट का जो भी डेटा होता है उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एंश्योर सेफ्टी एट ऑल रिसर्च स्टेज, ठीक है, स्टेजेस, ठीक है। इसमें हम सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ इस साइड हेडिंग भी याद रख ले, क्या आप उसके अंदर उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। रिसर्च मस्ट बी कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड इंडिविजुअल, ठीक है। जो कोई भी क्वालिफाइड इंडिविजुअल होता है जैसे कि डॉक्टर, ये नर्स, CRO, वो लोग ही रिसर्च को कर सकते हैं, ठीक है।
accountability and transparency, maintain honesty and proper documentation for at least 5 years. 5 years तक आपको for at least 5 years तक आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए. ऑनेस्टी तो आपको हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको एटलीस्ट 5 years तक मेंटेन करने चाहिए. एट्थ वाला क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ठीक है, इसमें क्या आता है? आउटकम्स. ठीक है, आउटकम्स शुड बी बेनिफिट ऑल. ठीक है, सबको बेनिफिट करना चाहिए आउटकम, स्पेशली रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, अब वो लोग को कैसा आउट करेंगे, या वो लोग को हम कंपनसेशन देंगे, या नहीं तो वो लोग को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बेनिफिट करेंगे. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. ठीक है, ये क्या, इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस फॉर रिसर्च कंडक्ट. ठीक है, जो कौन सी भी रिसर्च कर रहे हैं आप, उसको उससे सब डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप. पब्लिक डोमेन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमेन, रिजल्ट्स शुड बी एक्सेसिबल. ठीक है, रिजल्ट शुड बी एक्सेसिबल वाया पब्लिकेशंस एंड क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रीज. ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए. ठीक है. 11th वन, टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिसर्चर्स मस्ट एंश्योर कंप्लायंस विथ एथिकल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं वो रिसर्चर्स उसको फॉलो करना चाहिए. ठीक है. 12th वन, कंप्लायंस. ठीक है, एडर टू ऑल गाइडलाइंस एंड लॉज. सब लॉज और गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए. अब हम देखते हैं 4th वाला, एथिक्स रिव्यू बोर्ड, ERB. ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स. ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये, सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है, एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट. जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इसमें रिसर्च में पार्टिसिपेंट करते हैं, वो लोग की राइट, सेफ्टी और वेलफेयर को ये देखता है. ठीक है, कौन? ERB, एथिक्स रिव्यू बोर्ड. इसके और भी बहुत सारे नाम हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज EC यानी एथिक्स कमेटी, यानी तो IEC मतलब इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, यानी तो IRB का मीनिंग इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. ठीक है, इसका कंपोजिशन, इसमें कौन कौन होते हैं? ठीक है, ये कितने लोगों से होता है? अब जैसा कि देखिए, एक पुलिस स्टेशन में जैसा कि इंस्पेक्टर होता है, हवलदार होता है, उसी तरह ये कमेटी में कौन कौन होते हैं. ठीक है, कंपोजिशन इसका क्या है? टिपिकली 7 to 8 मेंबर्स इसमें होते हैं. ठीक है, 7 to 8 मेंबर्स इसमें होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो भी है वो चेयरपर्सन होता है, जो बाहर से लाता है, एक्सटर्नल चेयरपर्सन. सेकेंड वाला बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट. ठीक है, वो 2 से 3 होते हैं, बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट. थर्ड वाला क्लिनिशियंस, वो भी 2 से 3 होते हैं. फिर लीगल एक्सपर्ट यानी तो जज. ठीक है, लीगल एक्सपर्ट. फिर सोशल साइंटिस्ट यानी तो फिलोसोफर, थियोलॉजियन. ठीक है, फिर उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी. ठीक है, फिर एक वन ले पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी. ये हो गया एथिक्स रिव्यू बोर्ड का कंपोजिशन, पर्पस और उसके नाम. अब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं हम, किसके? एथिक्स रिव्यू बोर्ड के. ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ठीक है, ये कई सारे लोग तो मिल गए, 7 to 8 मेंबर्स हैं, वो सब मिल गए. मिलके वो लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. अभी डेफिनेशन में उसका पर्पस पढ़ा था. ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ देखेंगे हम. ठीक है, इट एंश्योर स्टडी डिज़ाइन अलाइंस विथ एथिकल प्रिंसिपल. जो भी एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, उस जो भी स्टडी की जा रही है वो एथिकल प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है. ठीक है, अकॉर्डिंगली एथिकल प्रिंसिपल्स हो रहा है या नहीं, ये देखना किसका काम है? IEC IRB का काम है.
ठीक है, जिम्मेदारी वो लोग की है। रिव्यू इन्फॉर्म्ड कंसर्न प्रोसेस, जो भी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कंसर्न करते हैं वो भी रिव्यू करता है। कौन? ये IRB। इवैल्यूएट इन्वेस्टिगेटर क्वालिफिकेशन, अब इन्वेस्टिगेटर कौन है, कैसा है, क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब ये इवैल्यूएट करता है। कौन करता है? IRB या IEC, ठीक है, क्वालिफिकेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटीज़ को। रेगुलरली मॉनिटर ऑनगोइंग रिसर्च, ठीक है, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, पूरा क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म हुए तक ये IRB IEC मॉनिटर करते रहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा एडिशनल एथिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें हैं इसको। इन्फॉर्म्ड कंसर्न, वल्नरेबल पॉपुलेशंस, थेरेप्यूटिक मिसकंसेप्शन, पोस्ट ट्रायल एक्सेस, ठीक है। फर्स्ट वाला इन्फॉर्म कंसर्न, पार्टिसिपेंट शुड अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड डिसाइड फ्रीली, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर होता है, रिसर्चर होता है, वो इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए वो, ठीक है। फिर जब कहीं पार्टिसिपेंट्स उसका रिस्क और बेनिफिट को देखकर दे आर फ्री, ठीक है, टू मेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है, जब कहीं वो हाँ भाई ठीक है चलो मैं पार्टिसिपेट करने रेडी हूँ बोलकर आ जाते हैं वो, या नहीं तो नहीं मुझे रिस्क बहुत दिख रहा है इसमें बोलकर वो स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो दे शुड हैव देयर ओन डिसीजन, ठीक है, कोई उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, इसलिए इन्फॉर्म कंसर्न ये भी रिव्यू करता है। वर्नरेबल पॉपुलेशंस, ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर ग्रुप्स विथ लिमिटेड ऑटोनॉमी, ठीक है। अब ये जो भी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, एज ग्रुप्स के होते हैं, वो लोग को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस देते हैं, जैसा कि प्रेग्नेंट वुमेन ले लीजिए आप, उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देता है, ठीक है। थेरेप्यूटिक मिसकंसेप्शन, ठीक है, थेरेप्यूटिक मिसकंसेप्शन में क्या होता है, अवॉइड मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट द रिसर्च बेनिफिट, ठीक है, जो भी मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग को अवॉइड कर देता है, ठीक है, अवॉइड अबाउट द रिसर्च बेनिफिट, ठीक है। पोस्ट ट्रायल एक्सेस, ठीक है, पोस्ट ट्रायल एक्सेस में क्या होता है, एंश्योर पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सेस टू बेनिफिट्स आफ्टर द ट्रायल, ठीक है। पोस्ट ट्रायल, ट्रायल के बाद का ये इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब भाई चलो पार्टिसिपेंट्स स्टडी में पार्ट ले लिए, ठीक है, स्टडी हो गई, ट्रायल कंप्लीट हो गया, अब ट्रायल कंप्लीट होने के बाद वो लोग को उनके पैसे नहीं मिले तो फिर गलत बात हो जाती है। तो इसलिए ये IRB का काम है कि वो इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट्स को उनका हक उनको मिले, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी वो उन लोग से वादा किया गया वो अमाउंट उनको मिला, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका नेम है क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, ठीक है, लास्ट बिट है ये क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटोकॉल आउटलाइंस द ट्रायल्स रिसर्च प्लान एंड एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, इसमें एक प्रोटोकॉल बना देते हैं, ठीक है, वो ट्रायल का आउटलाइन होता है, ठीक है, और वो क्वालिटी को इंश्योर करता है। इसमें और एक आता है फेज 4 ट्रायल, ठीक है, PMS, जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं, जो कि ड्रग डेवलप हो के बाद में मार्केट में आए बाद में उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इन लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन में जब कभी भी ड्रग डेवलप होके आ जाता है तो वो स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट हुआ होता है, ठीक है, उसको रियल वर्ल्ड में देखने के लिए उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं। आफ्टर ड्रग हैज़ बीन रिलीज इन द मार्केट ये मॉनिटर करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।